प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं BL वर्मा आज आपके लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ अंग्रेजी विषय को लेकर के, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं नरेशन का जो लास्ट पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होता है। एक तो होता है एक्सक्लेमेशन वर्ड, जैसे कि हुर्रा, एलास, ब्रेवो, ओहो, इस प्रकार के शब्दों से, और दूसरा होता है वाट या हाउ से। तो आइए आज आपको शुरुआत कराते हैं इसकी कि जब RS वाला वाक्य विस्मय सूचक शब्दों से शुरू होता है तो RV में सैड टू के स्थान पर RS का जो नोशन प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है। कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं कि जब हुर्रा दे रखा होता है तो जॉय प्रकट होता है, तो उसके लिए लगाते हैं हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। जब एलास या आहा प्रकट होता है तो RV में सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लगाते हैं। जब ओहो दे रखा होता है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर लगाते हैं, और जब ब्रेवो दे रखा होता है तो ब्रेवो से एप्लूडेड प्रकट होता है, तो उसके लिए एप्लूडेड लगाते हैं सैड के स्थान पर, और सेइंग का प्रयोग किया जाता है। एक दे रखे होते हैं पू और सा, इनसे क्या है कंटेम्प्ट प्रकट होता है, जो कि सिलेबस में इनका उल्लेख नहीं किया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और दैट का प्रयोग करके जो विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं उनको हटा देते हैं, और RS वाले वाक्य को जोड़ देते हैं। उसके अंतर्गत सहायक क्रिया परिवर्तन संबंधी एवं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और जो टाइम ऑफ स्पेस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो अन्य वाक्यों में किए जाते हैं, जो इसमें भी किए जाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। मोहन सैड हुर्रा I have won the match। इस प्रकार से हो जाएगा। तो RS वाले वाक्य में क्या दे रखा है हमारे लिए? हुर्रा दे रखा है, एक्सक्लेमेशन वर्ड। तो इस हुर्रा के अकॉर्डिंग हम RV में क्या चेंज करेंगे सैड के स्थान पर? तो मोहन का मोहन आ जाएगा, और सैड के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, कोई सा भी लगा सकते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, और हुर्रा को इसमें से हटा देंगे। अब वाक्य शेष रह जाता है, उसको जोड़ेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का दे रखा है तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, ही आ जाएगा मोहन के अनुसार। हैव दे रखा है तो हैव का क्या हो जाएगा? उधर पास्ट टेंस है तो हैड हो जाएगा। वॉन द मैच, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ये।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का ही। सीमा सैड, कॉमा लगाएंगे, एलास आई एम ruined। एलास जब प्रकट हो रहा है तो एलास के लिए क्या होता है, दुख प्रकट होता है, तो एक्सक्लेम विद सॉरो का प्रयोग करेंगे। तो सीमा का सीमा हो जाएगा, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे और एलास को हटा देंगे। क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। सब्जेक्ट सीमा दे रखा है, सी लग जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म। एम दे रखा है, इधर पास्ट टेंस है तो एम का पास्ट वाज वर लग जाएगा। रूइंड थर्ड फॉर्म दे रखी है तो रूइंड ही आ जाएगा। इस प्रकार से बदल देंगे हम इसको, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। एक क्या होता है कि ये तो जब आरवी वाला वाक्य दे रखा होता है, आरवी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब आरवी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, केवल एक्सक्लेम्ड वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। केवल एक्सक्लेम्ड का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का नोशन दे रखा हो, चाहे एलास प्रकट हो रहा है, चाहे ओहो दे रखा है, या हुर्रा दे रखा है, चाहे वंडर प्रकट हो रहा है, कुछ भी प्रकट हो रहा हो, केवल एक्सक्लेम्ड का ही। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। नीलम said to me oh, this is the great picture। इस प्रकार से हो गया। क्या प्रकट हो रहा है इसमें? सरप्राइज प्रकट हो रहा है वैसे, परंतु हमें क्या दिया हुआ है आरवी वाले वाक्य में? ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो इसका मतलब हम सेड टू के स्थान पर केवल एक्सक्लेम्ड वर्ब का प्रयोग करेंगे। नीलम का नीलम हो जाएगा, सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड। मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, ओहो वर्ड को हटा देंगे। दिस आ रहा है तो दिस को क्या कर देंगे, दैट में बदल देंगे। ये दैट एक बार आ गया, ये दूसरी बार आ गया, दो दो बार दैट का प्रयोग। बहुत से विद्यार्थी क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाते हैं इस बात से भी। भ्रमित हो जाने पर क्या कर देते हैं, वो जब एक बार दैट आता है तो उस एक बार को ही लगा देते हैं, दूसरी बार को नहीं लगाते। ये इसमें क्या है, दोनों शब्द हैं, दोनों एक ही है और दोनों अपना काम अलग अलग कर रहे हैं। इसको तो क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, और ये उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, संकेतवाचक। सर्वनाम के रूप में लगाइए या निर्धारक के रूप में लगा दीजिए। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, संकेतवाचक होते हैं। एक नज़दीक की वस्तु को संकेत करने के लिए और दूर की वस्तु को संकेत करने के लिए दिस, दैट, दीज, दोज, इनका प्रयोग किया जाता है।
इज आर एन दे रखी है सहायक क्रिया, इधर पास्ट टेंस दिया हुआ है तो वाज वर हो जाएगी द ग्रेट पिक्चर का पिक्चर आ जाएगा। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आरवी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दे रखा होता है, चाहे किसी भी प्रकार का नोशन प्रकट हो रहा हो, केवल एक्सक्लेम्ड वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। सूरज said to him aha I have got thorn in my heel। क्या बना देंगे? सूरज का सूरज आ जाएगा। सैड टू के स्थान पर क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। हिम का हिम आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। आहा दे रखा है, इसको हटा देंगे। फिर उसके बाद में शेष है उसको जोड़ देंगे। आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, सूरज के अनुसार ही। हैव दे रखा है, इधर पास्ट टेंस दे रखा है तो हैव का पास्ट हैड हो जाएगा। गॉट का गॉट, थॉर्न का थॉर्न, इन का इन आ जाएगा। माई आ गया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होती है, अर्थात जिसको हम पॉजेसिव फॉर्म बोलते हैं। जब सेकंड फॉर्म या पॉजेसिव फॉर्म दे रखी होती है तो उसकी जगह पर वही फॉर्म आएगी किसकी? फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट सूरज दे रखा है, पुरुष है, पुरुष के लिए प्रोनाउन लगाते हैं ही, तो ही की सेकंड फॉर्म चाहिए हमें। यहाँ पर हिज आ जाएगी। हील दे रखा है तो हील आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, एक इसमें अगला होता है ब्रेवो वाला। तो ब्रेवो वाले को क्या है, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम कि ब्रेवो वाले में एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद वंडर या एक्सक्लेम विद जॉय इस प्रकार से नहीं लगाते हैं। उसके लिए वर्ब केवल एप्लूडेड प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? एप्लूडेड प्रकट होता है, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, तो एप्लूडेड का ही प्रयोग किया जाता है। मोनिका said to me, bravo, you have done well। इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो ब्रेवो दे रखा होता है तो ब्रेवो से क्या प्रकट होता है? एप्लूडेड प्रकट होता है। वाहवाही, शाबाशी बोलते हैं इसको। जब क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसको मोनिका का मोनिका आ जाएगा। सैड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे हम? एप्लूडेड लगा देंगे, एप्लूडेड। अब इस वाक्य में जब ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट उतारेंगे मी और फिर सेइंग दैट का प्रयोग करेंगे। सेइंग दैट, इस प्रकार से। ब्रेवो दे रखा है, इसको हटा देंगे। यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, तो मी का हमें क्या चाहिए? सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो गई। हैव दे रखा है इधर और इधर पास्ट टेंस दे रखा है तो हैव का पास्ट हैड हो जाएगा। डन का डन आ जाएगा।
और वेल का वेल लगा देंगे। इस प्रकार से इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो किस प्रकार से, राजू सैड ब्रावो। He has passed in his exam। राजू का राजू आ जाएगा, सैड की जगह एप्लूडेड, सेइंग लगाएंगे और दैट लग जाएगा, ब्रावो हट जाएगा, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यूँ की यूँ आ जाएगा। हैज़ दे रखा है, इधर प्रेजेंट टेंस है, वो पास्ट है, सॉरी, हैड हो जाएगा पास्ट, पास्ट, इन का इन, हिज थर्ड पर्सन का हिज एग्जाम, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से इन वाक्यों को ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं हम। आइए अगला होता है वाट या हाउ से शुरू होने वाला वाक्य। तो वाट या हाउ से शुरू होने वाले जो वाक्य होता है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। जब वाट या हाउ से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है तो उसमें हमेशा क्या प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है। तो आश्चर्य को हम अंग्रेजी में सरप्राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्राइज। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, रूल लिखिए, जब आरएस वाला वाक्य वाट या हाउ से शुरू हो तो आरवी में सैड के स्थान पर सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर लगाते हैं। एवं आरवी में ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो आरवी में ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो तो केवल एक्सक्लेम्ड ही लगाते हैं। क्या होता है, जब आरएस वाला वाक्य वाट या हाउ से शुरू हो तो आरवी में सैड के स्थान पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर लगाते हैं। एवं आरवी में ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो तो केवल एक्सक्लेम्ड ही
लगाते हैं। ठीक है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और आरएस वाले वाक्य को क्या होता है कि किस प्रकार से बदल करके लिखते हैं, आइए देखते हैं। आरएस वाले वाक्य को मूल संज्ञा या सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन बोलते हैं, से शुरू करते हैं। मूल संज्ञा या सर्वनाम से शुरू करते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वर लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सहायक क्रिया या तो दे रखी होगी वाक्य में, तो दे रखी होगी तो इज़ारम में से ही आएगी, तो इज़ारम का पास्ट बाजवर हो जाएगा। और जब नहीं भी दे रखी होती है तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, वाज या वर सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। एवं व्हाट या हाउ के बाद नाउन हो, संज्ञा बोलते हैं। नाउन हो तो ग्रेट एवं एडजेक्टिव विशेषण हो तो वेरी लगाकर शेष वाक्य को लिख देते हैं। और व्हाट या हाउ को हटा देते हैं। व्हाट या हाउ को हटा देते हैं। यहाँ पर नोट लगा करके लिखेंगे, जब व्हाट के बाद ए या एन आर्टिकल आता है और आरएस में कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो
वेरी या ग्रेट से पूर्व ए या एन आर्टिकल लगाया जाता है, लगाते हैं, अन्यथा ए या एन आर्टिकल नहीं लगाते। क्या दे रखा होता है जब वाट के बाद ए या एन आर्टिकल आ जाता है, वाट ए या वाट एन इस प्रकार से आता है। और आर एस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है। तो वेरी या ग्रेट के पूर्व ए या एन आर्टिकल लगाते हैं, अन्यथा ए या एन आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है वाक्य में तो वाट के बाद में ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यदि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वाट के बाद ए या एन आर्टिकल को लगा देते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हम बड़े आराम से करेंगे इसको सोच समझ करके। इसमें थोड़ा क्या है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे इसको बनाते चले जाएंगे और जब एक या दो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके तो सारा कुछ एक ही बार में याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अमित said to me what a beautiful picture is। इस प्रकार से आएगा, वाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज। तो क्या हो जाएगा, अमित का अमित आ जाएगा। सैड टू के स्थान पर क्या करेंगे, हम एक्सक्लेम्ड का ही प्रयोग करेंगे जब ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो मी का मी आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया हमने। अब वाक्य में मूल संज्ञा कौन सी है, मूल संज्ञा ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को जब हम कर्ता के रूप में लिखेंगे तो इसके सम्मान सूचक शब्द के रूप में दी का प्रयोग कर देंगे, दी पिक्चर। यदि कोई प्रोनाउन दे रखा होता तो उस प्रोनाउन को ही लिखते। फर्स्ट वरीयता ये रहती है कि कोई प्रोनाउन दे रखा होता है उस प्रोनाउन को ही लगाया जाता है, और जब प्रोनाउन नहीं दे रखा होता है तो नाउन दे रखी होगी, उस नाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं तो उस समय हम क्या कर देंगे, दी का प्रयोग कर देंगे उसको। ठीक है, एजारम दे रखी है सहायक क्रिया, इधर वाज पास्ट टेंस दे रखा है तो वाजवर हो जाएगा, वाज। अब क्या दे रखा होता है कि वाट के बाद में यदि ये शब्द विशेषण दे रखा होता है तो वेरी लगाते हैं, संज्ञा दे रखी होती है तो ग्रेट लगाते हैं। अब इसमें क्या है कि ये आर्टिकल और आ गया, ए का प्रयोग। यहाँ पर देखेंगे हमें सहायक क्रिया भी दी हुई आई है, जब सहायक क्रिया दी हुई आई है तो ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ए विशेषण शब्द आया है ब्यूटीफुल तो वेरी, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमित एक्सक्लेम्ड मी दैट द पिक्चर वाज ए वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। गीता said what a long face
इस प्रकार से आ गया। व्हाट ए लॉन्ग फेस। व्हाट ए लॉन्ग फेस का मतलब कितनी भोली सूरत है। लॉन्ग फेस का मतलब लंबा चेहरा नहीं होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये। तो गीता का गीता आ जाएगा, सैड के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। अब दैट लगाने के बाद में क्या हो जाएगा कि मूल संज्ञा या सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम इसमें दिया हुआ नहीं है, तो मूल संज्ञा कौन सी हो गई, फेस। जब इसको सब्जेक्टिव रूप में यहाँ पर कर्ता बनाकर लिखेंगे तो दी और लगा देंगे, दी फेस। सहायक क्रिया वाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है, दे रखी हो या नहीं दे रखी हो तो वाज। अब क्या हो जाएगा कि वाक्य में सहायक क्रिया दी हुई नहीं आई है तो ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लॉन्ग दे रखा है, विशेषण शब्द आया तो लॉन्ग के लिए क्या विशेषण दे रखा है तो वेरी। लॉन्ग दे रखा है तो लॉन्ग। इस प्रकार से बदल देंगे। यदि यहाँ पर सहायक क्रिया दी हुई आती है आर एस वाले वाक्य में तो वेरी से पहले आर्टिकल ए दे रखा है यहाँ पर तो ए का प्रयोग किया जाता। अब क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ नहीं है सहायक क्रिया तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और वाट या हाउ को हटा देंगे। इसको एक हाउ वाला दे रखा होता है तो हाउ वाले का किस प्रकार से होता है, आइए देखते हैं। My mother said to me how sweet you are। इस प्रकार से हो जाएगा हाउ स्वीट यू आर। स्वीट का मतलब मीठे से नहीं होता है, यहाँ पर प्यारे से लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, माई मदर का माई मदर आ जाएगा। सैड टू के स्थान पर क्या करेंगे हम, केवल एक्सक्लेम्ड ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आ गया तो मी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाया। वाक्य में सब्जेक्टिव रूप में क्या प्रोनाउन दिया हुआ है, यू, तो प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी दे रखा है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई। सहायक क्रिया आर दे रखी है, इधर पास्ट टेंस है तो एजआरएम का पास्ट भी वाज वर ही होता है तो वाज। अब इसमें क्या दे रखा होता है कि वाट या हाउ के बाद विशेषण शब्द आया है तो वेरी लगाएंगे, संज्ञा शब्द आता है तो ग्रेट लगाते हैं। अब ये स्वीट है, हाउ के बाद स्वीट विशेषण है तो क्या हो जाएगा, वेरी। स्वीट दे रखा है तो स्वीट का स्वीट आ जाएगा। इस प्रकार से इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, नरेश सैड टू मी हाउ फुलिश, हाउ से नहीं वाट से बना देता हूँ, वाट ए फूल यू आर। इस प्रकार से हो गया, वाट ए फूल यू आर। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, नरेश का नरेश आ जाएगा, सैड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड।
मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाया। अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव रूप में प्रोनाउन ही दिया हुआ है तो प्रोनाउन लगाएंगे। सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी दे रखा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए हमें, क्योंकि यू को कर्ता बनाना है। क्या हो जाएगा, आई। आर दे रखी है, इधर पास्ट टेंस है तो आर का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वाज वर, तो वाज लग जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे सहायक क्रिया दी हुई आई है तो ए आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब ये फूल दे रखा है, फूल विशेषण होता है या संज्ञा होती है? बहुत से विद्यार्थी इसको क्या है, विशेषण समझ लेते हैं, जबकि विशेषण नहीं होता है, संज्ञा होती है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फुलिश होता है, फुलिश जब वर्ड दे रखा हो तो वो एडजेक्टिव में आ जाता है। फूल है, फूल ये नाउन होती है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है। वेरी लगाएंगे, सॉरी ग्रेट, नाउन दे रखा है तो ग्रेट, फूल दे रखा है तो फूल। और कुछ नहीं बचा, वाट या हाउ दे रखा होता है उसको हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए हाउ वाले का ही। सोहन said how beautiful the rain is। वर्षा कितनी सुंदर है। क्या हो जाएगा, सोहन का सोहन आ जाएगा, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाया। अब क्या है, इसमें सब्जेक्टिव रूप में प्रोनाउन दिया हुआ नहीं है, क्या दे रखी है, नाउन, तो द रेन का द रेन आ जाएगा। सहायक क्रिया इजारे में तो उसको वाज वर्ब बदल देंगे, वाज। अब ये क्या है, हाउ के बाद में विशेषण शब्द आया है तो वेरी लगाएंगे, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल आ जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, सोहन एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसी के साथ ये टॉपिक पूरा समाप्त हुआ, नरेशन वाला। इसके रिवीजन के बारे में देखते हैं कि हमने कुल 5 प्रकार के सेंटेंस का उल्लेख किया था इसके अंतर्गत। नरेशन के अंतर्गत 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। नंबर पहला, असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण के नाम से जाना जाता है। पहचान करने के लिए कर्ता से शुरू होता है और अंत इसका फुल स्टॉप से होता है। कर्ता जो कि क्रिया, वो संज्ञा या सर्वनाम दे रखा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक परिवर्तन से टू, सेज टू और सेड टू के स्थान पर होता है आरवी वाले वाक्य में। तो उसके अनुसार क्या करते हैं हम, टेल, टेल्स और टोल्ड का प्रयोग कर देते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आती है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होता है वो फर्स्ट पर्सन का दे रखा होता है तो वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन का होता है
तो उसको आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। बात आती है हेल्पिंग वर्ब वाली। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि प्रेजेंट से पास्ट में बदली जाती हैं। कब बदलते हैं? जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा हो। तो प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जब प्रेजेंट वाले तो पास्ट में बदल दिए जाते हैं। उसके बाद में नंबर आता है पास्ट वालों का, तो उसको क्या है, पहले को तीसरे में और दूसरे को चौथे में बदलते हैं। अर्थात पास्ट सिंपल टेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। फिर उसके बाद में अगला नंबर आता है टाइम ऑफ स्पेस चेंज। टाइम ऑफ स्पेस चेंज में क्या होता है, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, कम का गो, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, और कॉमा वगैरह होते हैं उनको हटा करके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, सहायक क्रिया संबंधी परिवर्तन और जो समय अनुसार स्थान परिवर्तन, ये सभी वाक्यों के अंतर्गत किए जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब आरवी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, और जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा होता है तो आरएस के टेंस में हमेशा परिवर्तन किया जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी रहती हैं जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा हो और आरएस वाले वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, आदतन सत्य, गणितीय गणनाएं, वैज्ञानिक तथ्य ये दे रखे होते हैं, तो क्या होता है, या कोई कहावत कही जाए तो उनमें आरएस वाले वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगला नंबर जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक की पहचान भी दो होती हैं। एक तो क्या होता है कि एचवी से शुरू होने वाला, और दूसरा होता है डब्ल्यूएच वर्ड से। दोनों का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, चाहे तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो। तो इसमें केवल क्या होता है कि आरवी में से टू, सेज टू और सेड टू के स्थान पर क्या होता है, आस्क, आस्क्स और आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है कि आरएस वाला जो वाक्य होता है उसके नोशन के अनुसार ही किया जाता है, अर्थात उसका भाव पहचाना जाता है। तो आरएस वाले वाक्य में जब प्रश्नवाचक दे रखा है तो प्रश्न क्या होता है, पूछा जाता है, तो पूछने की अंग्रेजी क्या होती है, आस्क। तो इस प्रकार से आस्क लगा देते हैं उसमें। और जो आरएस वाला वाक्य होता है उसको हम क्या करते हैं, साधारण में बदल करके लिख देते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने वाली बात आती है जब आरएस वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो क्या कर देते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर। वैसे तो इफ का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु एक कंडीशन क्या होती है कि जब आरएस वाले वाक्य में कोई विकल्प की स्थिति प्रकट होती है, विकल्प मतलब और नोर, आइदर और नाइदर नोर वाले होते हैं ना, तो वो वैकल्प की स्थिति प्रकट कर देते हैं। जब वैकल्प की स्थिति प्रकट होती है तो उसमें एफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, वेदर का प्रयोग करना ही उचित माना जाता है। और आरएस वाला वाक्य होता है उसको एसआरटिव में बदल करके लिख देते हैं। एसआरटिव का मतलब अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे और वाक्य को किससे, कर्ता से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में अगला नंबर आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव
इम्पेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक बोलते हैं या आज्ञा सूचक। ये आदेशात्मक वाक्य 4 प्रकार से शुरू होता है। एच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट या डोंट से, सर प्लीज काइंडली से, और चौथा होता है लेट या लेट अस से। ये चारों का जो अंत होता है वो फुल स्टॉप से ही होता है। इनके अनुसार अलग अलग नोशन प्रकट होते हैं। आदेश प्रकट हो रहा है तो ऑर्डर लगाते हैं, अनुरोध प्रकट हो रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, और सलाह प्रकट हो रही है तो एडवाइज लगा देते हैं। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं, केवल लेटस वाले को छोड़ करके। लेटस वाला होता है, लेटस वाले में 2 नोशन प्रकट होते हैं अलग से। एक तो सुझाव प्रकट होता है तो सुझाव के लिए सजेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं, और प्रस्ताव प्रकट होता है तो उसके लिए प्रपोज्ड का प्रयोग कर देते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट का प्रयोग करके क्या हो जाएगा, लेटस को हटा करके बाकी को बी शुड या दे शुड से प्रारंभ करेंगे। अब बी शुड कब लगाना होता है और दे शुड कब लगाना होता है? जब आरवी वाले वाक्य में आई का प्रोनाउन आ जाता है तो बी शुड से शुरुआत करिए, और आई का प्रोनाउन नहीं आता है तो दे शुड का प्रयोग करिए, और शेष वाक्य को जोड़ देंगे। अगला नंबर दे रखा होता है चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको आशा या कामना सूचक, आशा या कामना सूचक बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार से होता है। गुड विशेष जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, बाय बाय ऐसे शब्दों से, और दूसरा होता है मे से शुरू होने वाला। इन दोनों वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है कि गुड मॉर्निंग दे रखा होता है। गुड मॉर्निंग अर्थात सुबह से शाम तक जो अभिवादन होते हैं तो उनके लिए तो क्या होता है, विस्ट का प्रयोग किया जाता है, और आरएस वाले वाक्य को सीधा जोड़ देते हैं बिना किसी कनेक्टिव के। और जब गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय ऐसे शब्द दे रखे होते हैं तो उसमें बेड का प्रयोग किया जाता है, और सीधे जोड़ देते हैं उसको। दूसरा नंबर आता है मे से शुरू होने वाला। मे से शुरू होने वाला होता है तो इसमें क्या है कि जब कामना प्रकट कर रहा है तो बेस्ट का प्रयोग करेंगे, साप प्रकट हो रहा है तो कर्सर का प्रयोग करेंगे, आशीर्वाद प्रकट हो रहा है तो ब्लेसर का प्रयोग करेंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इसमें दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट लगा देते हैं, और आरएस वाले वाक्य को एसर्टिव में बदल करके लिख देते हैं। बात आती है अगला नंबर 5वां, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको विस्मय सूचक बोलते हैं। विस्मय सूचक भी कितने प्रकार से बताया, 2 प्रकार से। एक तो होता है विस्मय सूचक शब्दों से जैसे हुर्रा, एलास आदि से, और दूसरा होता है वाट, ए या हाउ से। विस्मय सूचक शब्दों के अंत में क्या होगा, सबसे अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग मिलेगा। विस्मय सूचक शब्दों के तुरंत बाद विस्मय सूचक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और इनके अंत में क्या दे रखा होगा, एक्सक्लेमेशन। इस प्रकार से होता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग ही किया जाता है। नोशन वाली बात आती है, हुर्रा प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद डिलाइट। एलास प्रकट होता है तो एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम विद ग्रीफ। आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाओ, और आरएस वाले वाक्य में से इन विस्मय सूचक शब्दों को हटा करके शेष को जोड़ देते हैं, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। बात आती है वाट या हाउ से शुरू होने वाले की। तो इसमें क्या होता है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है
तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर लगाते हैं। यदि इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट भी दे रखा होता है तो केवल एक्सक्लेम्ड वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इस वाक्य को मूल संज्ञा या सर्वनाम से प्रारंभ करते हैं वाट या हाउ वाले को, उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वर लगाते हैं, फिर उसके बाद में वाट या हाउ के बाद कोई विशेषण शब्द आ गया तो वेरी लगाएंगे, संज्ञा शब्द आ गया तो ग्रेट लगाएंगे, और शेष बचा हुआ जो वाक्य होता है उसको लिख देते हैं, वाट या हाउ को हटा देते हैं उसमें से। ये इसके रिवीजन के रूप में था। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। अगला वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे एक नया टॉपिक लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।